Hello, dear viewers. Welcome back to GB Educator. This is your educator Gami Bogo. So, in our previous lecture, we have talked about sex determination, है ना, dihybrid cross वगैरह को लेके मतलब maximum of the topic we have covered. तो हम आज डिस्कस करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है म्यूटेशन. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. ध्यान देके एक बार सुनिएगा, उसके बाद यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन मेक अ नोट आउट ऑफ इट. ठीक है. तो व्हाट इज म्यूटेशन? इट इज अ फेनोमेनन, ये एक प्रोसेस है which result in the alteration of DNA sequence and consequently results in changes in the genotype and phenotype of an organism. In addition to recombination, ये जो आपका म्यूटेशन है, it is another phenomenon जो कि वेरिएशन इन डीएनए to लीड करता है. कहने का मतलब है म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पे आप म्यूटेशन होने के बाद मतलब वो जो डीएनए का जो सीक्वेंस जो होता है ना उसको ऑल्टर करता है. मतलब जो नॉर्मल जो डीएनए जो सीक्वेंस होता है वो नॉर्मल नहीं रह जाता है, मतलब ऑल्टर हो जाते हैं. ठीक है, जिसका कारण ऑल्टर होने का कारण आपका जो जीनोटाइप है और जो फिनोटाइप है वो मतलब चेंज हो जाता है. ठीक है, और ये एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं जैसे चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वेरिएशन इज अकरिंग. रिकॉम्बिनेशन वेरिएशन दे रहा था और साथ ही साथ अभी ये म्यूटेशन भी एक ऐसा फिनोमेनन है जिससे वेरिएशन इन डीएनए हो सकता है. कहने का मतलब वो है. ठीक है, और ये जो ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम वो किस तरह से हो सकता है? इधर बाय लॉस या फिर गेन ऑफ ए सेगमेंट ऑफ डीएनए. ठीक है, डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसमें जो सीक्वेंस होता है, इधर वो डीएनए सेगमेंट से जो जीन होते हैं वो लॉस होगा जिसको हम लोग डिलीशन बोलते हैं, मतलब डिलीट हो गया, या फिर गेन करके मतलब एक्स्ट्रा से गेन नहीं चाहिए, मतलब वो जीन को एक्स्ट्रा जीन को नहीं चाहिए बट देन वो आ गया कुछ मतलब कहीं से, है ना, कुछ फॉर एग्जांपल इंसर्शन एंड डुप्लीकेट हो गया, मतलब एक्स्ट्रा बेस आ गया जिसको चाहिए ही नहीं. ठीक है, तो ऐसा हो के वो ऑल्टरेशन हो जाते हैं क्रोमोसोम में. Since genes are known to be located on chromosomes, alteration in chromosome results in abnormalities. वही है, जो जीन्स होता है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है ना, हमने बताया था. तो जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होता है, और जैसे उसमें ऑल्टरेशन ऑफ जीन होगा तो जाहिर सी बात है वो क्रोमोसोम में भी ऑल्टरेशन एबनॉर्मेलिटीज लाएगा. ठीक है, तो वही है. जब जीन्स सिंस जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम रिजल्ट्स इन एबनॉर्मेलिटीज. ठीक है, और ये जो क्रोमोसोमल एबरेशन है या फिर एबनॉर्मेलिटीज है, दे आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल्स. ठीक है, कैंसर सेल्स, कैंसर फॉर्मेशन कैसा होता है जब आपका सेल जो है एबनॉर्मली डिवाइड कर जाता है, उसके बाद सेल डिवाइड करते करते एक मास ऑफ सेल जैसा बन जाता है, उसके बाद वहां से आपका ट्यूमर स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, और जो म्यूटेशन है इट ऑल्सो अराइजेस ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए. ये बेस पेयर क्या होता है आपको आने वाला जो चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ना, डीएनए वो सब में आपको और अच्छा से समझ आएगा. यहाँ पे बेस पेयर डीएनए में आपका नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी नॉट नाइट्रोजन, लाइक वही है ना पायरिमिडिन. ठीक है, और थायमिन. ठीक है, ये सब एडेनिन. ठीक है, तो वो सब चार आते हैं. ठीक है, बेस पेयर. तो वो सब कभी जब चेंजेस होता है उन लोगों का सीक्वेंस में भी जब चेंजेस होता है एडेनिन थायमिन साइटोसिन ग्वानिन, है ना, तो उससे उससे भी आपका म्यूटेशन होने का चांसेस होता है, और इसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं. ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है जिसमें सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में जब चेंजेस होता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन. देन फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, सॉरी सिकल सेल एनीमिया ना, एनीमिया सिकल सेल एनीमिया क्या है हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे. ठीक है, ये एक एनीमिया मीन्स व्हाट, ब्लड रिलेटेड ना, तो वो है. और जो डिलीशन एंड जो इंसर्शन होता है ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉजेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन हम लोग मालूम चलिए, यही जो डिलीशन और जो इंसर्शन होता है बेस पेयर्स का वो आपका कोस कराता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. और पॉइंट म्यूटेशन क्या था? जब आपका सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए में चेंजेस होगा तब उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन. देयर आर मेनी अदर केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन. दिस आर रिफर्ड टू एज म्यूटाजेंस. जैसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं
जो पोल्यूशन कोज कराता है, उसी तरह म्यूटाजेंस वो जो है आपका म्यूटेशन कोज कराता है। ठीक है, वो केमिकल से भी हो सकता है, फिजिकल फैक्टर से भी हो सकता है। तो जैसे कि यूवी रेडिएशन, इट कैन कोज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिजम्स, और ये एक म्यूटाजन है, एग्जाम्पल। ठीक है, यूवी रेडिएशन एक म्यूटाजन है क्योंकि वो एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन कोज कराता है ना। स्किन डिजीज कभी कभी हो जाता है, इसीलिए तो यूवी रेज से, यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हम लोग सन क्या लगाते हैं, बिफोर एक्सपोजिंग आवर बॉडी टू सन, हम लोग सनस्क्रीन लगाते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम यूवी रेज। ठीक है, नाउ आते हैं आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो अभी जान गया म्यूटेशन क्या है उसका। द प्रीवियस स्लाइड वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन होता क्या है, म्यूटेशन होने से क्या होता है, ठीक है, म्यूटेशन किसका थ्रू होता है। सो आप उसको मतलब व्हाट इज म्यूटेशन बोले तो आप उसको ही सुंदर से स्क्रीनशॉट मार के लिख सकते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर में मतलब जो जीन के थ्रू डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ठीक है, बीमार ना, तो उससे जान उसमें उसको जानने से पहले आप कुछ चीज जानिएगा। पेडिग्री एनालिसिस, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, पेडिग्री, ये कुत्ता को खाना देने वाला पेडिग्री नहीं है। ओके, ये आपका फैमिली हिस्ट्री को पढ़ने के लिए एक पेडिग्री एनालिसिस रखते हैं। ओके, ये एक स्टडी है ऑफ द फैमिली हिस्ट्री अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट। मतलब मेरा परदादा से पिताजी के ऊपर के दादाजी के ऊपर दादाजी के पास कैस कौन सा जीन गया है, फिर दादाजी के पास दादाजी का जो जीन है वो पापा के ऊपर उसमें कैसे जीन गया है, फिर पापा से मेरे पास कैसे ट्रेट जो है इनहेरिट हुआ है, वो सब स्टडी करने के लिए आपका हम लोग पेडिग्री एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं। And such an analysis of trait in several of generations of a family is called a pedigree analysis. और ये जो पेडिग्री एनालिसिस होता है, यहाँ पे द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। मतलब एक फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक, ओवर जनरेशन, और उससे हम लोग पता चलते हैं कि अच्छा, तो इसमें मेरा जीन जो है दादाजी से आया है ना कि पिताजी से। अच्छा, ऐसे ऐसे कनेक्ट करके मतलब किसी का हिस्ट्री को पढ़ना ना। इन ह्यूमन जेनेटिक्स आपका जो पेडिग्री स्टडी होता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग टूल, बहुत स्ट्रॉन्ग टूल प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि इट इज यूज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटी या फिर डिजीज। ठीक है, तो वो ये सब हम लोग ट्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग पेडिग्री एनालिसिस। तो these are some of the symbols which are used in human pedigree analysis. मेल के लिए आपको ये सब दिखेगा, फीमेल के लिए ये वाला राउंड वाला। सेक्स अनस्पेसिफाइड मतलब क्या वो मेल है ना फीमेल है समझ में नहीं आएगा, तो आपको ये शेप दिखेगा, मतलब रिप्रेजेंट करते हुए ना। और कलरफुल वाला दिख गया ये वाला शेप, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, यानी ये वाला अफेक्टेड फीमेल हो गया। ठीक है, ये वाला क्या हो गया, ये अफेक्टेड फीमेल हो गया। और ये क्या, अफेक्टेड अनस्पेसिफाइड, और ये अफेक्टेड मेल इंडिविजुअल हो गया। और ये जो एक मेल है और एक फीमेल है, तो इसे कनेक्ट कर दिया मीन्स मैटिंग। मतलब ये सब सिंबल है, आप एक बार देख लो। ठीक, तो वो है एक मदर है और एक फादर है, यहाँ पे भी देखो एक मदर है और एक फादर है, दोनों का बच्चा म्यूटेट होके एक लड़का बच्चा निकल गया। ठीक है, पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज, वही बता रहे। तो आप ये कैसे अफेक्ट हुआ है, जबकि मदर एंड फादर तो अफेक्टेड नहीं है, कोई ना कोई तो कैरियर था होगा डिजीज का। ठीक है, लेकिन उन लोग नहीं दिखाया बीमार है बोल के, लेकिन ऑलरेडी अंदर में था होगा। लेकिन फिर वो क्या ये जो अफेक्टेड वाला, क्या ये दादाजी से आया, क्या ये नाना जी से आया या नानी। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग फैमिली ट्री एनालाइज करता है। इसको ये आपको इतना डेप्थ में जाना जरूरी नहीं, जस्ट यू हैव टू नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। और एग्जाम्पल के दौर में आप ये जो है सिंबल है इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, when you will go for the higher studies ना, उसमें आप थोड़ा डेप्थ में बायो इन्फॉर्मेटिक्स जब आप कुछ सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपका ये यूजफुल रहते हैं। ठीक है, तो अभी जेनेटिक्स डिसऑर्डर कंफ्यूज नहीं रहेगा। ये जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स है इसी को हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, और यही जो जेनेटिक डिसऑर्डर है इट में बी ग्रुप्ड इनटू टू कैटेगरीज, एक होता है मेंडेलियन और एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है दे आर मेनली डिटरमाइंड बाय ऑल्टरेशन और म्यूटेशन इन सिंगल जीन, सिंपल लाइन। And the pattern of inheritance of such Mendelian disorders can be traced in a family by a pedigree analysis. ठीक है, and most common and prevalent Mendelian disorders are hemophilia,
सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, जो मतलब आपको ये जो ऑप्शंस जो दिख रहे हैं ना, ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो आपको हीमोफीलिया दिख गया, ये सब ऑप्शंस दिख गया, तो आपको टिक मार्क करना है विदाउट थिंकिंग एनी फर्दर ऑप्शंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको ये सब याद रखना है। और ये जो मेंडेलियन जो डिसऑर्डर्स है ना, या फिर जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स है, इन लोग डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकता है। ठीक है, मतलब डोमिनेंट होगा इन द सेंस लाइक अगर आपका पेरेंट जो है वो बीमार हो, मेंडेलियन डिसऑर्डर है कोई भी एक, सपोज कलर ब्लाइंडनेस, तो आपका बच्चा को भी कलर ब्लाइंडनेस होना है, मतलब दैट डोमिनेंट है। ठीक है, या फिर रेसेसिव मतलब माँ जो कैरियर होगा, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होगा बीमार है बोल के, लेकिन उसके अंदर में होगा, इसीलिए वो कैरियर बोलते हैं। वो एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन वो उसका बेटा बच्चा में हो सकता है, लड़का बच्चा में एक्सप्रेस हो सकता है वो बीमार जो ना। तो ऐसा टाइप से आपको अभी केसेस देखने को मिलेगा। देखो हीमोफीलिया, एक एक करके हम लोग अभी मेंडेलियन डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं। हीमोफीलिया आपको पूछ देगा, हीमोफीलिया व्हाट इज हीमोफीलिया, या फिर राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट हीमोफीलिया ना। तो सबसे पहले याद रखते हैं वो एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। ये क्या है, डोमिनेंट डिजीज नहीं है, ये एक रेसेसिव डिजीज है, और वो भी सेक्स लिंक्ड यानी एक्स लिंक्ड होगा, फीमेल में होगा। ठीक है, हीमोफीलिया में क्या होता है, इट सोज ट्रांसमिशन फ्रॉम अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। In this disease, a single protein involved in the clotting of blood is affected. Due to this, in an affected individual, a simple cut will stop in non-stop bleeding. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है हीमोफीलिया में, जो हम लोग ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, क्लॉटिंग करने के लिए जो हम लोगों को प्रोटीन चाहिए होता है ना, मतलब हम लोग नस कट गया सपोज ना, तो उसको अभी मतलब रुकाने के लिए उसको एक प्रोटीन चाहिए होता है रुकाने के लिए, खून रुकाने के लिए, तो वो जो एब्सेंट पाया जाता है हीमोफीलिया में, जिसका कारण आपका एक बार कट गया स्किन तो वो खून बहते जाएगा, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होगा, जिसका कारण इंसान जो मर जाएगा। और ये जो है क्या होता है, अनएफेक्टेड कैरियर फीमेल, जिससे बोला था जो माँ जो होता है उसके अंदर में बीमार होता है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसका बच्चा में वो बीमार जो है दिखेगा, वो भी लड़का बच्चा, लड़की बच्चा नहीं, लड़का बच्चा में दिखेगा। ओके, और जो हेटेरोजेगस जो फीमेल होता है फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिजीज टू सम, जो अभी हम बताया था, एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग ए हीमोफीलियक इज रेयरली, एक्सट्रीमली रेयर, बिकॉज जो मदर होता है ऑफ सच ए फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड अ फादर शुड बी हीमोफिलिक। ठीक है, एक फीमेल को हीमोफिलिक होने के लिए मदर कैरियर होना पड़ेगा, साथ साथ आपका फादर को अफेक्टेड होना पड़ेगा, यानी फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा। ठीक है, ऑपोजिट सेक्स में जाते हैं, मतलब ये जो हीमोफीलिया जो डिजीज है ना, बात वो है। एंड देन द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया shows a number of hemophilic descendants as she was a carrier of the disease. एग्जाम्पल, आपको एग्जाम एमसीक्यू में पूछ देगा, नीट में भी पूछना है ये क्वेश्चन, मतलब क्वीन विक्टोरिया जो है कौन सा बीमार हुआ था जिसका कारण उसका डिसेंडेंट्स लोग को भी मतलब वो डिजीज होना पड़ा, देन यू हैव टू रिमेंबर इट वाज योर हीमोफीलिया। ठीक है, दूसरा डिजीज, दूसरा मेंडेलियन डिजीज है हम लोगों का सिकल सेल एनीमिया। ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव है। याद करो, हीमोफीलिया क्या था, सेक्स लिंक्ड ऑटोसोम डिजीज था, लेकिन सिकल सेल क्या है, ऑटोसोम लिंक्ड recessive trait that can be transmitted from parents to an offspring when both the partners are carrier of the gene। दोनों पार्टनर यानी मदर एंड फादर दोनों को कैरियर ऑफ द जीन होना पड़ेगा सिकल सेल एनीमिया के लिए। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल पेयर ऑफ एलील HbA एंड HbS। ये दोनों एलील जो है आपको सिकल सेल एनीमिया को कंट्रोल करता है। आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स है ना, इसको इंटू करके, ठीक है, आउट ऑफ 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल फॉर HbS, यानी होमोजाइगस मींस HbS डोवर होगा, HbS दे शो द डिजीज फिनोटाइप। ठीक है, डिजीज फिनोटाइप मतलब वो जो सिकल सेल एनीमिया है वो बीमार को कौन वो कौन बीमार कराता है, आपका होमोजाइगस इंडिविजुअल जिसके पास HbS एलील होता है। ठीक है,
और जो हेटेरोजाइगस HbA HbS, इन लोग अपेरेंटली अनइफेक्टेड रहते हैं, बट दे आर कैरियर ऑफ द डिजीज। ठीक है। एंड क्या होता है कि जो डिफेक्ट होता है, कहाँ पे डिफेक्ट होता है, मतलब जो सेल होता है ना आरबीसी में, जो डिफेक्ट होता है, इट इज कोज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन at the sixth position of the beta globin chain of the hemoglobin of molecule। मतलब आपको ये एग्जाम्पल ना वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट एग्जाम्पल, लाइक ये फैक्ट है। जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो क्यों होता है बोलने से, जो हम लोगों का हीमोग्लोबिन है ना, वो बीटा ग्लोबिन चेन से बनता है, अल्फा बीटा। ठीक है। तो जो अल्फा ग्लोबिन चेन होता है उसका सिक्स पोजीशन में जो हम लोगों का ग्लूटामिक एसिड होता है, उसका जगह में वैलिन आ जाता है। ठीक है, जो कि एबनॉर्मल हो गया अभी। तो इसी के कारण आपको सिकल सेल एनीमिया होता है। ग्लूटामिक एसिड को कौन सब्स्टिट्यूट कर जाता है, वैलिन, एट द सिक्स पोजीशन, याद रखना। इसीलिए आपका सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। और यही जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन हो गया, अभी पॉलीमराइजेशन जाएगा, अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन, causing the change in the shape of the RBC from biconcave disc to elongated sickle-like structure। वैसे तो नॉर्मल हम लोगों का आरबीसी सेल का शेप कैसा है, बाइकॉन्केव है ना, ऐसे कुछ ना। ठीक है, बाइकॉन्केव है। ठीक है। तो बाद में ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू पॉलीमराइजेशन अपना शेप चेंज कर जाएगा, सिकल सेल जैसा ना, ऐसे कुछ जैसा। ठीक है। इसीलिए सिकल सेल एनीमिया ना, मतलब खून, एनीमिया मीन्स व्हाट, लो ऑक्सीजन ना, ब्लड भी कमती हो रहा है। ठीक। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल एचबी जीन, ये देखो ये आपका बाइकॉन्केव आरबीसी, बाइकॉन्केव आरबीसी सेल्स है। अभी ये जो क्या हो गया देखो, बीटा चेन, बीटा ग्लोबिन चेन का हीमोफिलिक का जो हीमोग्लोबिन का जो सिक्स पोजीशन होता है उसमें ग्लूटामिक एसिड होता है। इसको अभी क्या जो शिफ्ट करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा वैलिन, वैलिन आके बैठ गया, जिसका कारण अभी एबनॉर्मल हो गया, म्यूटेशन हो गया। उसके बाद जाके आपका सिकल सेल, सिकल शेप में आ गया आपका बाइकॉन्केव आरबीसी, जो यहाँ में सिकल शेप आ गया। ठीक है। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल। अनदर इज योर फिनाइलकीटोन्यूरिया। ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, and the affected individual lacks an enzyme that converts the amino acid phenylalanine into tyrosine। ये जो बीमार है, ये जो डिजीज है कि फिनाइलकीटोन्यूरिया, यहाँ में जो अफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब जो इंसान फिनाइलकीटोन्यूरिया जो डिजीज होता है ना, उसमें एक एंजाइम लैक होता है। और वो एंजाइम का काम क्या करना था एक्चुअली में, एमिनो एसिड, जो एमिनो एसिड का नाम फिनाइल एलिनाइन जो है ना, उसको टायरोसिन में एक्चुअली कन्वर्ट करना चाहिए था, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है क्योंकि उसमें एंजाइम ही नहीं होता। ठीक है। तो जब वो कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा आपका फिनाइल एलिनाइन जो है, वो जो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा ना, कन्वर्ट नहीं होगी, ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा आपका क्या, फिनाइल एलिनाइन, और बाद में जाके वो जो क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरोबिक एसिड एंड अदर डेरिवेटिव्स। और यही जो फिनाइल पायरोबिक एसिड जो है ज्यादा एक्यूमुलेट होने से इन लोग जो है ब्रेन में चला जाएगा, फिर ब्रेन में ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो बाद में मेंटल रिटार्डेशन रहता है। ठीक है। एंड these are also excreted through urine because of its poor absorption by kidney। नहीं, किडनी भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। ठीक है, फिल्टर भी नहीं कर पाते, तो अपना यूरिन के थ्रू भी वो जो एक्सक्रीट कर जाता है क्या, फिनाइल पायरोबिक एसिड। ठीक है। एंड आगे दूसरा डिजीज थैलेसेमिया। थैलेसेमिया भी एक ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ब्लड डिजीज होता है that is transmitted from parents to the offspring when both the parents are unaffected carrier for the gene। ठीक है, अनअफेक्टेड कैरियर होते हैं दोनों पेरेंट, मतलब अनअफेक्टेड कैरियर मतलब फिनोटाइप उन लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उन लोग के बॉडी में है लेकिन दिखेगा ना कैरियर, फिर बाद में बच्चा में उन लोग का बीमार जो दिखेगा बात वो है, इसलिए अनअफेक्टेड कैरियर। एंड ये जो डिफेक्ट है यानी जो थैलेसेमिया है, इट कुड बी ड्यू टू ईदर म्यूटेशन और डिलीशन which ultimately results in reduced rate of synthesis of one of the globin chain, यानी अल्फा या फिर बीटा, that makes up hemoglobin। ये जो थैलेसेमिया है, ये क्या का कारण हो सकता है, इधर म्यूटेशन के थ्रू हो सकता है या फिर डिलीशन के थ्रू, मतलब म्यूटेशन और डिलीशन बराबर है। ठीक है। और ये म्यूटेशन के थ्रू क्या हो सकता है, जो ग्लोबिन चेन होता है ना, हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसमें अल्फा या फिर अल्फा एंड बीटा चेन होता है,
इन लोगों का जो सिंथेसिस का जो रेट होता है उसको एकदम रिड्यूस कर देते हैं। और यही रिड्यूस जो है बाद में क्या कॉज करा था, इट कॉजेस द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। और ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होने से क्या होगा, एनीमिया फॉर्मेशन हो जाएगा, विच इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिजीज। और यही जो थैलेसेमिया है इसका कैरेक्टरिस्टिक है एनीमिया, मतलब ब्लड हीमोग्लोबिन कम हो जाना, ठीक है। और ये जो थैलेसेमिया है इट कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा थैलेसेमिया, प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड ना। जो थैलेसीमिया जो बीमार है, जो डिजीज है, वो अल्फा थैलेसेमिया में क्लासिफाइड हो सकता है, दूसरा बीटा थैलेसेमिया में। बीटा थैलेसेमिया क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन ऑफ जो इसमें प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन जो अफेक्टेड रहता है। और अल्फा थैलेसेमिया में क्या होता है, आपका जो प्रोडक्शन ऑफ जो अल्फा ग्लोबिन होता है, अल्फा ग्लोबिन चेन जो होता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, वो अफेक्टेड रहता है, इसीलिए अल्फा एंड बीटा। फिर अल्फा जो थैलेसेमिया है इट इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन्स, जिसका नाम है HbA1 एंड HbA2 ऑन क्रोमोसोम 16। वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम नंबर 16 में आपका एक्सप्रेस होता है, सॉरी आपका क्रोमोसोम नंबर 16 में ही आपका ये जो जीन्स क्लोजली रहता है। और यही जो जीन्स होते हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं ये जो थैलेसेमिया डिजीज का, ठीक है। द मोर जीन्स affected the less alpha globin molecules produced ना, वही है, जितना जीन्स आपका अफेक्टेड होगा बॉडी में, ठीक है, जितना जीन्स आपका डीएनए में अफेक्ट होगा, मतलब अफेक्टेड होगा थैलेसेमिया से, तो उतना ही ज्यादा, उतना ही कमती आपका अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होगा। और जैसे लेस अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होगा, आपका क्या होगा, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होगा। उसी तरह while beta thalassemia is controlled by single gene HBB on chromosome what 11, क्रोमोसोम 12 एंड क्रोमोसोम 11 याद रखना है बस, दूसरा नहीं देखें। क्रोमोसोम 16 एंड क्रोमोसोम 11, क्रोमोसोम 16 यहाँ पे कौन सा जीन प्रेजेंट है, अल्फा थैलेसेमिया को जो कंट्रोल करता है वो प्रेजेंट होता है, HbA1 एंड HbA2। फिर क्रोमोसोम नंबर 11 में कौन प्रेजेंट होता है, सिंगल जीन HBB, ठीक है, तो वो है। और अभी हम लोगों का दूसरा डिजीज है, इट इज योर कलर ब्लाइंडनेस। ओके, तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है अगेन इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। याद है आपको बताया था हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इट वाज आल्सो ए सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। एमसीक्यू में पूछ देता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, या फिर आपको कलर ब्लाइंडनेस दे जाएगा, उसके बाद पूछेगा क्या ये सेक्स लिंक ऑटोसोमल है ना, नहीं ये क्या है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये सेक्स लिंक डोमिनेंट नहीं है, रिसेसिव है। और ये जो डिसऑर्डर होता है ड्यू टू डिफेक्ट इन इधर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई, रिजल्टिंग इन फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। इंपॉर्टेंट, रेड एंड ग्रीन कलर ये याद रखना, मतलब हम लोगों का जो कोन होता है ना, आई का जो कोन होता है उसका जो इधर रेड रेड कलर या फिर ग्रीन कलर को लेके, मतलब वो जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, ये जो डिजीज जो इंसान होगा, इंडिविजुअल होगा ना, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, दे विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड कलर एंड ग्रीन कलर, क्योंकि उन लोगों का जो रेड एंड जो ग्रीन कोन होगा आई का ना, उसको जो डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो डिफेक्ट है इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट इन द एक्स क्रोमोसोम, इसीलिए तो सेक्स लिंक बोला गया है, ठीक है। एंड इट अकर्स इन अबाउट 8% ऑफ मेल्स एंड ओनली अबाउट 0.4% फीमेल्स, क्योंकि दिस इज बिकॉज द जीन्स दैट लीड टू रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर ऑन द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्योंकि एक्स से तो बाद में फिर फीमेल से बाद में क्या होगा, मेल में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर मेल से बाद में फीमेल में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ऑल्टरनेट होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि मतलब जो जीन्स होता है वो जो जीन मतलब रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस लीड करता है, इट इज प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, इसीलिए आपका जो 8% ऑफ मेल्स को है ज्यादा अकर होता है यहाँ पे, और जो फीमेल होता है वो कमती होता है 0.4%, ठीक है। एंड जो मेल्स होता है दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम एंड फीमेल्स हैव टू, पता है सबको। The son of a woman who carries the gene has a 50% chances of being
कलर ब्लाइंड। मतलब जो विमेन, ठीक है, जो वो कलर ब्लाइंड का जो जीन को कैरी करता है, तो वो जो बीमार नहीं होगा, वो जो कलर ब्लाइंड नहीं होगा, वो जस्ट जस्ट कैरियर है, ही इज नॉट अफेक्टेड वन, ही इज नॉट डिजीज वन, वो जस्ट कैरियर है बीमार का, ठीक है। तो वो जो अपना वो बीमार किसको पास करेगा, सोन को पास करेगा, तो वो सोन का पास में एक 50% ऑफ चांसेस होता है कलर ब्लाइंड होने का। दिस इज योर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, इसी को सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर बोला जाता है। और ये जो मदर है is not herself affected color blind because the gene is recessive, वही तो बोला है, जीन रिसेसिव है, एक्सप्रेस नहीं करेगा जीन जो है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं है मदर में वो मतलब एज ए कैरियर रहेगा, ठीक है। कैरियर मतलब वो बीमार को भूख रहे हैं लेकिन नहीं दिखाते बाहर में, बात वो है। that means that its effect is suppressed by her matching dominant normal gene। सिंपल लैंग्वेज है, जो जीन नॉर्मल जीन जो होते हैं वो उसको डोमिनेट करते हैं ना, जो बीमार वाला जो कलर ब्लाइंड वाला जो जीन है उसको डोमिनेट कर रहे हैं नॉर्मल जीन जो ना, सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए वो अफेक्टेड नहीं है, इसीलिए इट्स रिसेसिव। A daughter will not normally be color blind unless her mother is a carrier and her father is color blind, ठीक है। तो डॉटर आसानी से कलर ब्लाइंड नहीं हो सकता। एक डॉटर को कलर ब्लाइंड होने के लिए उसका मदर को कैरियर बनना पड़ेगा और साथ ही साथ उसका फादर को अफेक्टेड होना पड़ेगा कलर ब्लाइंड से, ठीक है। तो डिफरेंस वो है। So this was all about our today's lecture. Thank you for watching and we'll see you in the next video with a new topic. Till then, keep liking and subscribing and share to this video to the needy ones. Thank you.